वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिज्म, चैप्टर 7 एक्सप्लोरेशन बुक क्लास 9th। वर्क और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? हमें, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के यानी मस्कुलर एनर्जी की हम बात करें, मस्कुलर वर्क की बात करें, तो हमें एनर्जी किसका सोर्स क्या है? फूड है। अगर एक फैन है, फैन को की ब्लेड्स को अगर रोटेट कराना है, घुमाना है, तो उसके लिए एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। व्हीकल है, व्हीकल को रन करना है तो आपके लिए क्या फ्यूल डलवाना जरूरी है, यानी कि पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी इस फ्यूल को यूज किया जाए, ठीक है, ताकि इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर सके। और वो एनर्जी से क्या होगा? ये वर्क करेगा, यानी कि मूव करेगी। तो सबसे पहले आएगा हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखो कांस्टेंट का मतलब पहले भी बताया है, जो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो, ठीक है। चलो अब ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसे हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखो, आप क्या देख रहे हो? आपको 4 सिचुएशन दी है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। हर एक जगह आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे जो है वो आटे का एक बैग रखा हुआ है, ठीक है। जो व्हीट फ्लावर होता है उसका एक बैग रखा हुआ है, जिसका वेट कितना है? 5 kg, ठीक है। मास जो है वो उन्होंने 5 kg दिया है। बी सिचुएशन में 3 अलग अलग बैग रखे हुए हैं, ठीक है, सेम वेट के 5 kg के। यहाँ पर सी सिचुएशन जब आप देख रहे हो, तो यहाँ पर 3 बैग को एक कंबाइन करके सैक बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इसे बांध के रखा हुआ है। और तीनों का वेट कितना होगा अगर कंबाइन करोगे? तो ऑब्वियस है वो भी 5 kg करके टोटल आपका हो गया यहाँ पे 15 kg। और यहाँ पे फिर एक सिंगल बैग रखा हुआ है। अब सारी सिचुएशन में हम कितना वर्क कर रहे हैं हमें वो देखना है। देखो इस बैग को जब मैं यहाँ से यहाँ उठा के लेके गई हूँ, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस तक अगर इसे कोई लेके जाता है, तो वो W वर्क करता है, ठीक है। बस आपको टर्म्स में समझना है, कितना काम कर रहा है वो? W काम कर रहा है। लेकिन अगर वो 3 बैग्स को एक एक करके लेके आता है 1 मीटर की हाइट पे, पहले पहला बैग ले गया, फिर दूसरा बैग ले गया, फिर तीसरा बैग ले गया, ऐसा करने पर जब वो वर्क कर रहा है तो उसका वर्क कितना है? पहले से 3 टाइम्स, यानी 3 गुना ज्यादा, ठीक है। अब जब अगला एक काम करता है कि क्या तीनों को एक साथ उठा लूं, तो क्या ज्यादा काम ना करना पड़े? नहीं, तीनों को एक साथ उठा के भी लेके गया, तब भी उसका जो वर्क था ओवरऑल, ठीक है, वो कितना आया? वो 3 गुना ही आया पहले वाले के मुकाबले, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है डी वाले में एक ही है। अब इसे क्या करा? ये हाइट 3 मीटर तक लेके गया, ठीक है, 1 2 एंड 3 मीटर के हाइट पे लेके गया है। तब भी इसे टोटल वर्क कितना करना पड़ रहा है पहले वाले के कंपैरेटिवली? अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा काम 3 गुना हो रहा है। एक एक करके लेके गए हैं 3 चीजों को, तो भी 3 गुना हो रहा है। और अगर तीनों को इकट्ठे भी लेके जा रहे हैं तो भी हमें काम 3 गुना करना पड़ रहा है। चलिए अगर इसे मशीन की भाषा में कहें कि अगर कोई मशीन जो है वो एक बैग को उठाने में W काम कर रही है, ठीक है, मतलब कि ये समझ लो कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल उसमें आपको डालना पड़ रहा है। अगर आप 1 लीटर यहाँ पे फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो 3 बैग्स को उठाने के लिए यहाँ पर आपको 3 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। सेम तीनों बैग को एक साथ उठाने के लिए 1 मीटर की हाइट से उस मशीन से, तब भी आपको 3 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। और उसी में से एक सिंगल 5 kg के बैग को आपको 3 मीटर की हाइट पे उठाने के लिए भी आपको 3 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल यानी कि एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी समझ लीजिए, या फिर आप कैपेसिटी टू डू अ वर्क, ठीक है, तो यह वर्क समझ लीजिए। हर किसी केस में क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलती हैं। क्या? पहला कि वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क जो है हमारा फोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर एक बैग पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है, हर एक बैग पे कितना फोर्स लग रहा है? इक्वली F लग रहा है। तो पहला तो हमारा फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा क्या है? दूसरा आपकी हाइट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर सेम हाइट होती है तो अब आपका अलग आ रहा है, और अगर एक ही बैग को, ठीक है, ऊपर की यानी ज्यादा हाइट पे हम सिंगल बैग ही ले जा रहे हैं, तो हमारा वर्क कितना हो जाना? हमारा वर्क फिर से 3 गुना हो जा रहा है। तो दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद हम लिफ्ट करके ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर लेके गए। अगर हम वर्टिकली लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक सिचुएशन जहां वर्टिकली ले जा सकते हो, और अगर आप नीचे पुश कर रहे हो तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो या तो आप हॉरिजॉन्टली लेके जाओ या तो आप वर्टिकली लेके जाओ। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इन 2 चीजों पर आपका वर्क डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि भाई वर्क आपको पता चल गया, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर देखो ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्क हो रहा है, ठीक है। ये आपका बॉक्स है, बॉक्स को पुश किया जा रहा है किस फोर्स के साथ? F फोर्स के साथ। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? S डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी कि ये पोजीशन से ये पोजीशन का स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो दोनों के केस में जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू F इंटू, ठीक है, फोर्स अप्लाइड इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन में आप कर सकते हो, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये वर्क को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद आता है इसकी SI यूनिट क्या होती है। देखो जब हम वर्क पढ़ते हैं, वर्क का क्या है? F इंटू एस, ठीक है।
फोर्स की एसआई यूनिट आपने क्या पढ़ी थी? न्यूटन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एस यहाँ पे क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या शो करता है? लेंथ के लिए हम क्या लेते हैं? मीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर विच इज इक्वल टू जूल। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। अब इसमें आपको आ सकता है कि डिफाइन 1 जूल। क्या आएगा? डिफाइन 1 जूल वर्क क्या होता है, आप इसको डिफाइन करोगे। देखो 1 जूल वर्क क्या होगा? जब इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होगी, यानी कि जब मेरा फोर्स जो होगा वो 1 न्यूटन का होना चाहिए और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 1 मीटर का। तो 1 इंटू 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा ना। तो 1 जूल कब होगा? जब फोर्स भी 1 हो और डिस्प्लेसमेंट भी 1 हो। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो 1 जूल को आपने कैसे डिफाइन करना है भाई? कि यहाँ पे 1 न्यूटन का आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, और 1 मीटर जो है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, यानी अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो 1 joule is that amount of work done when 1 Newton force is applied to displace the object by 1 meter। कि ऑब्जेक्ट को मुझे 1 मीटर डिस्प्लेस करना है और जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसकी वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक और चीज है इसमें। आप न्यूटन मीटर हो गया, न्यूटन मीटर को हम 1 जूल कहते हैं। एक और यूनिट है अगर कन्वर्जन में आप देखोगे इसकी, कि आप न्यूटन क्या होता है? फोर्स। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू ए। ठीक है, बट यहाँ पर ए क्या है? एक्सेलरेशन जो है उसे हम जी के बराबर मानेंगे, क्योंकि वेट जो होता है वो, ग्रेविटी जो होता है वो नीचे की तरफ लगती है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन जो बॉडी का वेट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो एम इंटू जी। ठीक है, तो मास के लिए आप क्या यूज करते हो? केजी। और एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ग्रेविटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? न्यूटन की, यानी फोर्स की। ठीक है, तो न्यूटन की जगह आप क्या लिख सकते हो? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने? मीटर से। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है, तो आप इसे रीअरेंज करके लिख सकते हो केजी इंटू, अब 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, 2 मीटर हो गए। ठीक है, और पर सेकेंड स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो केजी मीटर स्क्वायर बाय पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम ग्राफ में देखते हैं। देखो ग्राफ जो दिया हुआ है, हमें क्या प्लॉट किया हुआ है? फोर्स प्लॉट किया हुआ है अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमें फोर्स दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन। अब ये कह रहे हैं ये जो इसके अंदर का आप एरिया निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वर्क डन है वो कितना हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये शेप आपको जो दिख रही है वो रेक्टेंगल शेप है। यहां से आपको क्या लेना है? आपको एक साइड लेंथ ले लेनी है और एक साइड ब्रेथ लेनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप क्या निकालते हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हम क्या निकालते हैं? एल इंटू बी। अगर आप इसे अपना एल मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो एल कितनी जा रही है मेरी? 10, और बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो टोटल कितना आ गया? 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू किसके होता था? ठीक है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। 10 जूल, और जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये देखिए एल जो है वो आपका फोर्स को बता रहा है और जो आपका बी है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो एफ इंटू एस क्या होता है? वर्क ही तो होता है। चलिए, तो अब तक हमने पढ़ा कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम साइंस के टर्म में पढ़ेंगे कि वर्क डन जो होता है वो जीरो कब होता है। ठीक है, देखो अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो या तो आपका फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। इन दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या था? व्हेन जीरो इज मल्टीप्लाइड विद अ नंबर द रिजल्ट इज जीरो। तो यानी कि हमारा वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो। अब हमें चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें कि हमारा वर्क डन हमारा जीरो आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ये बॉय है, ये बॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी इस तरह से बॉल को पुश करोगे तो क्या होगा? ठीक है, आप फोर्स तो लगा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका मस्कुलर फोर्स लग रहा है, पर क्या बॉल अपनी जगह से हिल सकती है? नहीं, बॉल नहीं हिलेगी। नहीं हिलेगी तो इसका मतलब क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है? जीरो। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो आपका एफ इंटू जीरो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो। तो वर्क डन आपका इस केस में कितना हुआ? साइंटिफिकली आपका वर्क डन जीरो हुआ। देखो मस्कुलर फोर्स आप लगा रहे हो, आपकी एनर्जी जो है खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है तो हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी टू डू अ वर्क इज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो खर्च हो रही है तो इसका मतलब काम हो रहा है।
बट साइंटिफिकली यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया है उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट या मोशन नहीं है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही, डिस्प्लेस नहीं हो रही। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। दूसरा एक और एग्जांपल हम जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक गर्ल है, ये एक बॉक्स को कैरी करके जा रही है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो वर्क आप किसी सामान को अगर कैरी करते हो, ठीक है, जैसे इसने इस बॉक्स को कैरी करा है जो भी हैवी है, लाइट है, तो इसने फोर्स कहाँ लगाया? ऊपर की तरफ। ठीक है, कैरी करने के लिए किसी चीज को हम फोर्स कहाँ लगाते हैं? ऊपर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? अगर हम मूव कर रहे हैं तो साथ साथ बॉक्स भी कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट सामने हो रहा है, मोशन सामने हो रहा है, और फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। जब ये केस होगा, ठीक है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में। तो इस केस में भी साइंस के अकॉर्डिंग आपका वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो आपने दो केसेस देख लिए। या तो आपका फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए कि आप भाई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, उस केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा, आपने फोर्स तो अप्लाई किया बट बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, उस केस में भी मेरा वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। थर्ड, आपने देखा कि आप किसी चीज को कैरी कर रहे हो, कैरी करने में आपका फोर्स लग रहा है, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, और आप मूव भी कर रहे हो, साथ साथ वो बॉक्स भी जिस चीज पे आपने फोर्स लगाया वो भी मूव कर रहा है, बट वो दोनों एक दूसरे के क्या है? राइट एंगल में है। यानी अप्लाइड फोर्स और उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट क्या हो रहा है? जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इस केस में भी साइंस के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है? जीरो हो रहा है। ठीक है, चलिए, अब एक बार तो हमारा वर्क डन जीरो हो गया। नेक्स्ट में क्या है कि यह वर्क जो हमने वर्क डन करा है वो साइंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किस किस टर्म को ध्यान में रखना? तो देखो, अभी हमने पढ़ा है कि हमारा जो फोर्स है, ठीक है, जो हमारा फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, तो हमारा वर्क डन क्या कहलाता है? जीरो। ठीक है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव किस केस में होता है? पॉजिटिव हमारा तब होगा अगर मान लो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाया गया, तब हम क्या कहेंगे? हमारा वर्क डन जो होगा, वर्क विल बी पॉजिटिव। राइट, जैसे इस केस में देखो, यहाँ पर ये मैन है, ये क्या कर रहा है? ये व्हील चेयर को पुश कर रहा है। ठीक है, व्हील चेयर को पुश करने की वजह से व्हील चेयर कहाँ मूव करेगी? इसी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो दोनों की दोनों आपकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इस केस में हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क। ठीक है, वर्क क्या हो रहा है हमारा? पॉजिटिव हो रहा है। आपने अपनी बुक में ऐसे साइड में या फिर ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसको अंडरलाइन कर दे जाओ, ताकि आपके जो फाइनल एग्जाम आपको सारे टर्म ये अच्छे से याद रहे। बस आप अपनी बुक खोलेंगे, रिवाइज करेंगे और आपके सारे टर्म एज इट इज आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्क डन हमारा नेगेटिव कब होता है? वर्क डन हमारा नेगेटिव कब होगा? मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, और जो मोशन था यानी कि ऑलरेडी बॉडी मूव करके आ रही थी किसी डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से, और मैंने फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश की। मोस्टली ये वाला जो नेगेटिव वर्क डन होता है, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है और मोशन की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। तो जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब हम क्या कहेंगे? वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमने उस ऑब्जेक्ट पे जो ऑलरेडी मूव करके आ रही थी उस पे फोर्स लगाया ताकि हम उसे रोक सकें। ठीक है, ये ऑलरेडी मोशन में आ रही थी, मूवमेंट में थी, मोशन में थी। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करते हुए आ रही थी, हमने इसे रोकने के लिए क्या करा? फोर्स लगाया। ठीक है, तो जो हमने फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया वो कैसा फोर्स? फोर्स जो हमने लगाया है ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ है इस बॉल पर, वो वर्क डन क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। जैसे ये गोलकीपर है, ये बॉल को स्टॉप करे तो बॉल ऑलरेडी मोशन में है, वो आ रही थी, ठीक है ना, मूव करके, और गोलकीपर क्या करता है? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसे रोकने के लिए। तो ये जो वर्क डन हुआ इस बॉल के ऊपर वो क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। और इस केस में जिसमें ये मैन इसको पुश कर रहा है व्हील चेयर को, और व्हील चेयर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यानी कि इसने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुई, तो इसे हम कहेंगे ये दिस इज पॉजिटिव वर्क डन एंड दिस वन इज नेगेटिव वर्क डन। आई होप कि आपको पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन ये तीनों केस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के बेस पे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देकर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। हम जितने अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के अपने एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो ये टॉपिक है और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो हमारे इसमें 7.1 का एग्जाम्पल दिया है कि वाइल एक्सरसाइजिंग अ गर्ल लिफ्ट अ डंबल। ठीक है, एक लड़की जो है वो एक्सरसाइज करते वक्त डंबल को उठा रही है। चलिए, मेरा डंबल इतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है, एंड स्लोली लोअर्स इट डाउन। देखो, जब आप डंबल को उठाएंगे, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए उस लड़की की जगह आप खुद हैं,
आपने डंबल को उठाया, उठाने के लिए आप क्या करोगे, फोर्स की साइड लगाओगे, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। फोर्स जो आपका लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये डंबल ग्राउंड से उठ के आप अगर जो आपकी हाइट है पर्टिकुलर उस पे जाएगी, ठीक है। तो आपने जब इस डंबल को उठाया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे, फोर्स आप भाई ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हो क्योंकि आपने डंबल को उठा रखा है अपनी हाइट तक, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ डंबल का, यानी कि यहाँ पे ये जीरो डिस्टेंस था, जीरो से इसने कुछ डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया होगा एस डिस्टेंस पे, तो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में ना। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो हम वर्क डन क्या कहते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, ठीक है। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डंबल को उठाने में दोनों सेम डायरेक्शन में। एंड स्लोली लोअर्स इट डाउन। अब अगर धीरे धीरे जब आप इसको वापस नीचे छोड़ोगे तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। जब आप अपने डंबल को ऊपर की हाइट से धीरे 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 नीचे रख रहे हो, ठीक है। तो जब आपने इसे नीचे रखना शुरू किया तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट कहाँ जा रही है आपकी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। लेकिन इसको फिर भी अभी भी उठाए रखने के लिए आपको फोर्स नीचे की तरफ एकदम से तो नहीं छोड़ रहे हो ना, आपने अभी भी फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तो फोर्स लग रहा है मेरा ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे नीचे उतारते वक्त जो मोशन मूवमेंट हो रही है वो कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ। तो इस केस में क्या हुआ, फोर्स ऊपर, मूवमेंट नीचे, तो मैं क्या कहूंगी, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। आई होप ये आपको और अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया इन्होंने। While saving a goalkeeper hand moved back by 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मान लीजिए गोलकीपर का हाथ है, ठीक है। अगेन मैंने कहा कि मेरा इतना अच्छा नहीं है ड्रॉ करना, तो फिर और ये आपकी फुटबॉल आ गई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वाइल सेविंग आप गोल को सेव करना है नेट से गोलकीपर ने, तो क्या कह रहा है, हैंड को वो पीछे की तरफ लेके आ रहा है। कितना पीछे लेके गया है, वो 15 सेंटीमीटर अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। हाथों को पीछे ले जाने का रीजन यही होता है कि बॉल से जब वो इम्पैक्ट आएगा वो कम होगा और उसको चोट भी हाथों में कम लगेगी, ठीक है। वाइल अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। अब जब ये हाथों को पीछे की तरफ अपने मूवमेंट लेके मोशन में लेके गया तो उसके बाद फोर्स कितना लगाएगा ये, 200 न्यूटन, इतना फोर्स वो अप्लाई करेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, 15 सेंटीमीटर। देन हाउ मच वर्क डिड द गोलकीपर डू ऑन द बॉल ऑन स्टॉपिंग इट। तो अब गोलकीपर ने कितना अपना जो है वर्क डन किया होगा इस बॉल को रोकने के लिए। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले आपको गिवन क्या है, मेरी आदत है हमेशा पहले गिवन चीजें लिखने की। तो फोर्स लिखो आपका 200 न्यूटन, ठीक है। ये न्यूटन में दिया हुआ है तो आपको कुछ भी चेंज करने की, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना दिया है, यानी मोशन जो हुआ है वो 15 सेंटीमीटर का हुआ है। देखो सेंटीमीटर में हम यूनिट नहीं ले रहे, हम मीटर में लेते हैं, तो इसे कन्वर्ट करो, 15/100 करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.15 मीटर, राइट। इतना आपका ये डिस्टेंस आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 0.15। फोर्स आपको पता है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है आपका, F इंटू एस। अब देखो हाथों को इन्होंने पीछे की तरफ लिया था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और फोर्स ये कहाँ लगा रही है, बॉल को रोकने के लिए आगे की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फोर्स हमारा आ गया 200, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा हमारा, -0.15। मल्टीप्लाई करो, 15 टू जा 30, ठीक है। 2 जीरो लगा लो, और एक दो के बाद आपको डेसिमल लगाना। कितना है आपका आंसर, 30 जूल। तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ, 30 जूल। आपको ये याद रखना है, फोर्स आपने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव जो वैल्यू आएगी वो डिस्प्लेसमेंट की आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स आप हर बार पॉजिटिव ही लेके चलोगे, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं लोगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्क डन हमारा जीरो कब होगा, जब या तो हमारे फोर्स की वैल्यू जीरो दी हो, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो। और अगर हम डे टू डे एग्जांपल में देखें तो जब हम किसी वॉल को पुश करते हैं या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को के अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, बट हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। बायोलॉजिकली यहाँ पे वर्क हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वॉल मूव नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, जीरो था, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपने पढ़ा कि और कौन सा केस होता है, वर्क डन जब जीरो होगा, जब हम किसी भी सामान को कैरी करते हैं जिसमें कि हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब भी हमारा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब
अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव वर्क डन तब होगा जब अप्लाइड फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे वो वर्टिकली हो, ठीक है, या फिर वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली है, किसी भी केस में बस आपको ध्यान देना है और बस ये देखना है कि आपका फोर्स क्या लग रहा है। आप इस तरह से छोटे छोटे एरो बनाएंगे, आपको ये टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन करिए, और जो नहीं आता वो आप मुझे डीएम करिए। द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू द वर्क। आप कितना वर्क कर सकते हो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क करते वक्त हमारी एनर्जी क्या होगी या चेंज होती है, या तो वो लूज होगी या फिर वो गेन होगी। जैसे इस केस में देखो यहाँ पे ये बॉलर है, ये बॉलर क्या करेगा, बॉल को थ्रो करेगा, तो यहाँ पर जो आपकी विकेट्स हैं वो गिर जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट विकेट्स जो सीधी खड़ी थी वो मोशन में आ गई, क्यों, क्योंकि बॉल से एनर्जी जो होगी वो विकेट ने गेन करी, और जिसकी वजह से ये मोशन में आ गए और ये गिर गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये पॉट का एग्जांपल दे रखा है। पॉट जो है वो बालकनी में है, अचानक से वो नीचे गिर पड़ता है। अब ये गिरेगा तो उस वक्त इसमें मोशन आएगा और इसमें अपनी एनर्जी होगी। अगर नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे अगर ये टकराता है तो ये उस ऑब्जेक्ट को भी डैमेज कर देगा। तो डैमेज करने के लिए भी इसके अंदर एक एनर्जी है। जब भी कोई भी वर्क होगा तो क्या उसमें चेंजेस ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी रिलेशनशिप को, व्हेनेवर देयर इज अ वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट देयर विल बी चेंज इन एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एनर्जी जो ये चेंज होगी इसे हम क्या कहेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन इट्स एनर्जी। अब क्योंकि वर्क और एनर्जी, देखो आपने क्या पढ़ा था, जो वर्क डन होता है उसकी एसआई यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, जूल। तो सेम, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट आपकी क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। आपने एक और चीज पढ़ी थी, वर्क डन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव किस केस में होता था, जब हम कहते थे फोर्स, ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया है वो अपनी जब पोजीशन बदलता था, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तब हम कहते थे वर्क डन जो हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। बट इन टर्म्स ऑफ आप एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी में हम कब कहेंगे कि भाई वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हुआ है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिस पर भी आप ये वर्क डन कर रहे हो अगर वो एनर्जी गेन करता है, ठीक है, अगर गेन होगी उस केस में एनर्जी तो हम कहेंगे वहां पे वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, और अगर वो अपनी एनर्जी लूज करता है तो हम कहेंगे कि वर्क डन नेगेटिव हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। जूल जो है वो जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम पर, जैसे कि इनके नाम पर इसे रखा गया है। इसके अलावा भी आप रेडी टू गो बियॉन्ड में आप कुछ और चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे मैकेनिकल वर्क जो है इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, कि एक ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे हीट है, हीट में भी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। दो कंटेनर है उसमें लिक्विड रखा है आपने, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, मान लो अगर ये 60 डिग्री सेल्सियस है तो ये 30 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों को साथ साथ रख दिया जाए तो थोड़ी देर बाद अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा, मान लो कि अगर इक्विवेलेंट रख लो 60 और 30 का, तो दोनों अगर थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ये किसकी वजह से हुआ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से, ठीक है। दूसरा, एनर्जी और किस किस फॉर्म में होती है, ट्रांसफर करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो सर्किट में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं कि भाई स्पीकर से साउंड अगर डेवलप हो रहा है तो वो आप तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, एक ह्यूमन के कानों तक अगर उसे पहुंचना है तो वो भी ट्रेवल करके जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है। सनलाइट जो हमारे तक आती है रेडिएशन के थ्रू, वो क्या है, रेडिएशन क्या है, वो भी एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का ही पार्ट है। चलो अभी इसको, इसमें क्या दिया हुआ है कि कैरम का गेम हो रहा है, यहाँ पर प्लेयर जो है और इस ब्लू वाले स्ट्राइकर से इस वाइट वाले कॉइन पे शॉट किया जा रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंटली ये जो व्हाइट वाला है ये एनर्जी गेन करेगा और ये इसको स्ट्राइक करेगा। तो हमें बस ये जो दो बार स्ट्राइक हो रहे हैं, ये जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और इसमें एनर्जी गेन हो रही है या लूज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है हमारा या नेगेटिव वर्क हो रहा है, हमें वो बताना है। अब देखो ध्यान से समझो, ये स्ट्राइकर है, ठीक है, जब इसे हिट किया जाएगा, ये हिट किया जाएगा तो ये इसने एनर्जी गेन करी, ठीक है, हिट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ये आगे जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन आपका ऑब्वियस है क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब इसने एनर्जी गेन करी, ये क्या करेगा, व्हाइट वाले को हिट करेगा। हिट करने की वजह से अब ये व्हाइट वाला क्या करेगा, आपने क्या पढ़ा था, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, कि अगर आप दीवार को मारते हो तो दीवार से आपके भी हाथों में उतनी तेज चोट लगती है। तो जब यहाँ पे ये स्ट्राइकर इसको हिट करेगा तो यहाँ पे ये स्ट्राइकर एनर्जी गेन तो करेगा बट प्लस कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से इसको वापस बैक की तरफ पुश भी करेगा, ठीक है। तब ये क्या कर रहा है, व्हाइट वाला जब ब्लू को हिट करेगा यहाँ पे गया और जब इसने बैक फोर्स लगाया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है,
नेगेटिव वर्क कौन कर रहा है? ये व्हाइट कॉइन ब्लू वाले के ऊपर। जब ब्लू कॉइन व्हाइट वाले से, ब्लू स्ट्राइकर आपका व्हाइट कॉइन से टकराएगा, तब होता है ब्लू, ठीक है, व्हाइट को स्ट्राइक करेगा, तब क्या हो रहा है? वर्क डन इज पॉजिटिव। लेकिन जब व्हाइट कॉइन है, ठीक है, व्हाइट कॉइन जब ब्लू वाले को बैक स्ट्राइक करेगा, यानी कि उसे टक्कर मारेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तब आपका वर्क डन क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। सेम आप इस केस में भी देख सकते हैं। अब इसको टक्कर लगी तो ये आगे वाले को पुश करेगा, इस व्हाइट वाले ने इस ब्लैक वाले को पुश किया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? पॉजिटिव वर्क करेगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बैक इसके ऊपर वापस फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका नेगेटिव वर्क करेगा। ठीक है, चलो एक बार इसे और फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ब्लू वाले स्ट्राइकर ने व्हाइट कॉइन को मारा, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। व्हाइट वाले ने न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बैक फोर्स किया, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हुआ। व्हाइट वाले ने एनर्जी गेन करी, ठीक है, एनर्जी गेन करने की वजह से इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ। ये आगे की तरफ ब्लैक वाले को पुश करेगा, ब्लैक वाले से जब ये टकराएगा उस टाइम पर जो फोर्स लगेगी व्हाइट वाले पर, वहां पर वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया कि आपका वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, यानी गेन इन एनर्जी होगी। ठीक है, एनर्जी गेन होगी तो वर्क डन आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव है। और अगर एनर्जी लॉस होती है तो आप वर्क डन क्या बोलोगे? नेगेटिव है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो पॉज एंड पॉन्डर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर किसी बाइसिकल को पैडल मारा जाता है, ठीक है, तो हमारी मस्कुलर एनर्जी, हम मसल से उसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इस वक्त क्या कि ये जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है हमें राइड करने में किस तरह से हेल्प करती है? देखो, जब आप बाइक राइड करोगे तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी होगी, ठीक है, मस्कुलर एनर्जी जो है वो किस में चेंज होगी? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में। ये मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा? पैडल को मूव करेगा। ठीक है, पैडल क्या करेगी? साइकिल की चेन को मूव करेगी। और चेन किस में हेल्प करेगा? साइकिल की व्हील्स को घुमाने में। ठीक है, और व्हील्स जो होंगी वो जिस डायरेक्शन में आपको मोशन चाहिए उसमें मूव करेगी आपकी साइकिल। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और हमारी साइकिल जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर एंड केमिकल एनर्जी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसे ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। देखो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से या फिर उसके पोजीशन की वजह से, या तो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर है, कहीं पे रखा हुआ है, उसकी वजह से अगर उसमें जो भी एनर्जी होती है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो एनर्जी होती है उसे एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। पोजीशन का मतलब कि अगर मान लो किसी हिल्स पे कोई बड़ा सा पत्थर रखा हो, अगर उसे पुश किया जाए तो वो धीरे 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 लुढ़क के नीचे आना शुरू करता है ना, तो इसका मतलब वो शुरू क्यों कर रहा है? कि आप उसे हल्का सा भी पुश करोगे किसी टूल वगैरह के जरिए तो भी ये बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आना शुरू करता है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी ऑलरेडी सेव होती है। ठीक है, तो या तो उसकी पोजीशन की वजह से हो या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मूवमेंट की वजह से। तो इन दोनों तरह की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। चलो अब इस मैकेनिकल एनर्जी को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी आती है, ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अपने अपने जो उसकी पर्टिकुलर जो पोजीशन है उस पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उस तरह की एनर्जी को हम कहेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है। जैसे मूविंग बाइसिकल, रोलिंग बॉल, कोई भी मूविंग चीज। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि ये कार है, ये मूव कर रही है। ठीक है, मूव करते वक्त आपने जब स्टार्ट किया था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि मूवमेंट हुई नहीं तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी ना। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। फिर थोड़ी देर बाद ये वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर काम हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी मेरी वे यहाँ पे v से शो की गई है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किससे शो करेंगे? कैपिटल के से, और स्मॉल v से हमारी फाइनल वेलोसिटी को शो किया जाता है। ठीक है, मोशन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है? बहुत ही सिंपल है। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करे थे। क्या था आपका? v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये 3 काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, इसमें से हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें आपने करना क्या है? s वाली वैल्यू को आप एक साइड रखिए और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाइए, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है,
हमें s को एक साइड रखना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड। तब क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2a क्या हो रहा है, s के साथ ये मल्टीप्लाइड है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो डिवीजन में क्या आ गया आपके 2a। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने पे हमें वर्क मिलता है। ठीक है, वर्क को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू ए। ठीक है, आपको याद ही होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब इस डिस्प्लेसमेंट की जगह आप ये वाली वैल्यू रख दो, तब आपका वर्क क्या बन जाता है, वर्क इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। a से a वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, नाउ वर्क इज इक्वल टू m बाय 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो जब ये वर्क है, वर्क हमने क्या कहा था, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें कब होगा, काइनेटिक कब होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो वेलोसिटी कब आएगी, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। हमने कहा कि भाई हमारी जो गाड़ी थी वो 0 से स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, स्टार्टिंग में 0 थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जब आपकी 0 थी, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ 0 इन दिस इक्वेशन। तो अब आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, m/2। ठीक है, ये यू स्क्वायर पूरा 0 हो गया, ये वाला आपका, ये यू स्क्वायर पूरा 0 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या बचा हमारे पास, वी स्क्वायर। तो रीअरेंज करके लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इन केस के मान लो कि हमारे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 ना हो, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं और बहुत सिंपल है। ठीक है, बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक आपको काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट को एक साइड रखना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड रख दो। फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। वर्क डन बहुत सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आप फोर्स की जगह m इंटू ए लिख दीजिए। ठीक है, m इंटू ए लिखने के बाद जो आपने यहाँ से ड्राइव किया था काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में, s की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a डाल दो। रीअरेंज करना है, रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा आपका, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, जूल ही होगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग, नो डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड जो हमारा आता है वो क्या है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, पॉजिटिव वर्क करेगी। जब किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क होगा, तो पॉजिटिव वर्क होगा, ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी गेन होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरा वर्क डन आपका क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी और वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर वर्क डन आपका 0 हो रहा है, वर्क डन 0 होगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, 0 नहीं होगी, क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, वर्क डन 0 होगा तो उसमें वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, चेंज नहीं हो रही, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जो वैल्यू चल रही थी वही वैल्यू रहेगी, हर वक्त सेम रहेगी, जिसकी वजह से जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, मतलब जिस इंटरवल के लिए भी मैं कैलकुलेट करूँगी वो सेम आएगी। तो उस केस में मैं क्या कहूँगी कि वर्क डन जब 0 हो रहा है, यानी कि उसमें कोई गेन नहीं हो रहा वेलोसिटी में, ना ही लॉस हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी मेंटेन है व्हीकल की वही मेंटेन